बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी के दौरे पर हैं, जहां वो चिकन नेक पर एक नया स्मार्ट बॉर्डर ग्रिड तैयार करने का मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। गृह मंत्री का चिकन नेक पर खास फोकस है, क्योंकि ये कॉरिडोर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इस कॉरिडोर के आसपास चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाएं हैं। अमित शाह के सिलीगुड़ी दौरे का पूरा फोकस देश की बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाना है। अमित शाह आज सिलीगुड़ी एसएसबी के फ्रंटियर मुख्यालय गए, जहां कई सीमा सुरक्षा परियोजना की आधारशिला रखी। कल गृह मंत्री हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। एक प्रकार से इसकी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया है। चिकन नेक की सुरक्षा पर अमित शाह का खास फोकस है और यही वजह है कि 1 महीने के बाद ही शाह दोबारा सिलीगुड़ी पहुंच गए। चलिए बताते हैं कि चिकन नेक का सुरक्षा कवच क्यों मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि चिकन नेक करीब 22 किलोमीटर चौड़ा संकरा कॉरिडोर है, जो कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। इसके साथ ही ये चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बॉर्डर से घिरा हुआ है। छात्र आंदोलन के दौरान पैलेट गन चलाने के अपने दावों के साथ राहुल गांधी ने एक बार फिर दिल्ली की सियासत को गर्म कर दिया है। वो साहिल नाम के एक शख्स के साथ अचानक पार्लियामेंट थाने पहुंच गए और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग के साथ ही धरने पर जा बैठे। आखिर में दिल्ली पुलिस को उनकी बात माननी पड़ी और एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। साहिल और उसके परिजनों के साथ थाने पहुंचे। राहुल गांधी को देखते ही हड़कंप मच गया। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई, जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई। इस पूरे मामले को संभालने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने तुरंत राहुल गांधी से मुलाकात भी की, लेकिन राहुल एफआईआर की मांग पर अड़ गए, जहां प्रियंका गांधी भी उनका साथ देने जा पहुंची। ये देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे। राहुल गांधी के इस धरने के बाद बीजेपी हमलावर हो चुकी है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। भले ही इस आंदोलन के बाद प्रधान हटा दिए गए हों, लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ते दिखाई नहीं दे रहे। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। राहुल गांधी के इस धरने पर दिल्ली का पारा हाई होना ही था और हुआ भी। बीजेपी ने राहुल को अराजक कहना शुरू कर दिया, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कहा कि आपने तो पैलेट मामले में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लिए। कानून को अपने हाथ में लेके अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाई पावर कमेटी बनाई है। दुर्भाग्य तो ये है कि बीजेपी के लोग साहिल और उनकी मां ज्योति को मुस्लिम बताकर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा पैलेट गन्स पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पैलेट गन इस्तेमाल के निशाने हैं, प्रतीक हैं। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के धरने के बाद अब साहिल को एफआईआर की कॉपी दे दी गई है। पैलेट गन मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कॉपी मिलने के बाद थाने से अब राहुल गांधी निकल गए हैं। न्याय की जीत उन्होंने इसको बताया है। मुझे एफआईआर कराने में इतना समय लगा, दिल्ली के थाने में न्याय नहीं मिल रहा। गांव के थानों में क्या होता होगा? 7 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई। ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है।
और उसके लिए 8 घंटे लग गए। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सपने को सच करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसमें जापान सबसे अहम देश साबित होगा, क्योंकि जापान ने उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ के निवेश को ग्रीन सिग्नल दिया है। तो योगी आदित्यनाथ ने भारत और जापान के रिश्तों की नई इबारत बताया है, जिसमें सबसे अहम किरदार है युवा। और योगी ने डायलॉग विद द फ्यूचर कार्यक्रम के तहत जापान से आए युवाओं से मुलाकात की है। लखनऊ की यूनिवर्सिटी से आए छात्रों और जापानी छात्रों के बीच संवाद के लिए न भाषा बाधा बनी और न ही संस्कृति। मेरा विश्वास है कि जब जापान की स्ट्रेंथ और भारत की स्ट्रेंथ साथ आएगी तो केवल दोनों देशों के बच्चों का भविष्य ही बेहतर नहीं होगा, अभी तो ग्लोबल स्टेज पर नई संभावनाओं के द्वार भी इसके माध्यम से खुलेंगे। और इसकी शुरुआत जापान ने उत्तर प्रदेश में निवेश के साथ की है, क्योंकि यूपी जापान मीट में अब तक 3000 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर मुहर लग चुकी है, जिससे करीब 10,000 रोजगार की उम्मीद है। जापान का निवेश बताता है कि यूपी पर उन्हें भरोसा है और यही देखकर बाकी के देश निवेश के लिए आगे आएंगे, क्योंकि जापान के लिए कहा जाता है कि वो ठोस आधार और भरोसे को प्राथमिकता देता है। और यही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले उत्तर प्रदेश के लिए अहम साबित होने वाला है। संवाद के दौरान जापानी बच्चों ने जापानी गाना सुनाया। इसके साथ ही सीएम के साथ सेल्फी लेने के लिए उत्साहित भी वो दिखाई दिए। तो योगी ने खुद सेल्फी स्टिक लेकर तस्वीरें मोबाइल में कैद कर ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आज बीजेपी ने हिंदू गौरव दिवस मनाया और इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी 2027 से हिंदुत्व और ओबीसी खासकर लोधी वोट बैंक को साधने की रणनीति पर आगे बढ़ती दिखी। हिंदू गौरव दिवस मनाकर बीजेपी एक तरफ राम मंदिर आंदोलन की विरासत को याद कर रही है, तो दूसरी तरफ कल्याण सिंह के बहाने अपने ओबीसी वोट बैंक को भी साधने की कोशिश कर रही है। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। हिंदू गौरव दिवस के जरिए बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले न सिर्फ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दिया, बल्कि सपा के पीडीए फॉर्मूले का जवाब तैयार किया है, क्योंकि कल्याण सिंह सिर्फ हिंदुत्व के चेहरे नहीं थे, बल्कि वह लोधी समुदाय और व्यापक ओबीसी राजनीति में बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण चेहरा रहे हैं। उनके जरिए बीजेपी को लंबे समय तक लोधी वोटरों के बीच मजबूत आधार मिला है। यही कारण है कि 2027 से पहले कल्याण सिंह की विरासत को सामने लाने के पीछे हिंदुत्व के साथ साथ पिछड़े वोट बैंक को साधने की रणनीति भी देखी जा रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा विवाद चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा के बीच चल रहा है। चंपत राय ने 9 पन्नों का लेटर जारी कर नृपेंद्र मिश्रा पर मंदिर निर्माण में मनमानी करने के आरोप लगाए हैं, जिसका अब नृपेंद्र मिश्रा ने जवाब दिया है। हालांकि नृपेंद्र मिश्रा को यकीन नहीं है कि राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय उन पर आरोप लगाते हुए 9 पन्नों का लेटर लिख चुके हैं। वो इसे एक मनगढ़ंत कहानी मान रहे हैं। मैंने ऐसा कोई पत्र देखा नहीं है और जब तक मैं पत्र को देखूं नहीं तब तक मैं केवल यह आपको जवाब दूंगा कि ये आप लोगों की मनगढ़ंत गाथा होगी। नृपेंद्र मिश्रा या तो अनजान बन रहे हैं या फिर उन्हें चंपत राय पर ज्यादा ही भरोसा है। लेकिन उधर चंपत राय जो 9 पन्नों का लेटर लिख चुके हैं, उसमें नृपेंद्र मिश्रा पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें मनमाने फैसले लेना, पसंदीदा कंपनियों का चयन और पसंदीदा लोगों की नियुक्तियां करने जैसे आरोप हैं। ये विवाद इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि चंपत राय ने जून 2026 में चढ़ावा चोरी के आरोप के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब क्लीन चिट मिलने के बाद उन्होंने इस लेटर के जरिए अपनी चुप्पी तोड़ी है। संभल हिंसा से जुड़ी समय की बड़ी खबर। शारिक साठा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। पुलिस ने ये रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। शारिक साठा पर हथियार पहुंचाने का आरोप है। शारिक के गुर्गों पर फायरिंग का भी आरोप। हिंसा का मास्टरमाइंड है शारिक साठा। राजस्थान के जयपुर में उस समय बवाल खड़ा हो गया जब सीजेपी कार्यकर्ता रामपुरा गांव पहुंचे। कार्यकर्ता स्कूल को विजिट करने के लिए गए थे, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध किया और इसी दौरान यहां हंगामा हो गया। इसके बाद डंडों से हमला और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां सीजेपी के कार्यकर्ताओं के गांव आने का ग्रामीण विरोध करते दिखे। इसी दौरान जमकर कहासुनी के बाद बात हाथापाई तक आ गई। सीजेपी का आरोप है कि वो स्कूलों की बदहाली का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई।
कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें गाड़ियों के टूटे शीशे और मारपीट नजर आ रही है, जिसके बाद सीजेपी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मदन दिलावर के कहने पर ये सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। लेकिन इसके उलट ग्रामीणों का आरोप है कि सीजेपी के लोग अपनी राजनीति चमकाने आए थे, जबकि स्कूल की मरम्मत के लिए फंड जारी हो चुका है। करीबन 50-60 आदमी फिर आया, उनके साथ महिलाएं भी आई और कुछ उनकी गाड़ियों में हथियार भी है। स्कूल सुधारने के लिए नहीं आ रहे, वो ओनली अपनी जड़ें जमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं। सुधार तो हमारे करा देंगे, एमएलए साहब भी करा रहे हैं। 12 लाख रुपए पास कर दिए एमएलए साहब ने। स्कूल के निरीक्षण पर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग ले रहा है, क्योंकि सीजेपी ने शिक्षा मंत्री को अल्टीमेटम दिया है तो ग्रामीण गांव में बाहरियों को न आने देने का ऐलान कर चुके हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बार फिर आंदोलनकारी जुट गए हैं। ये प्रदर्शनकारी आरक्षण के खिलाफ जुटे हैं। इनकी मांग है आरक्षण हटाया जाए और इन प्रदर्शनकारियों का ये भी कहना है कि वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे और धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। और आज सुबह से ही जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शनकारी जुटे हैं, जो मांगे पूरी होने तक धरना खत्म करने को तैयार नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स किए जाए और रिजर्वेशन एक गांव के गरीब बच्चे तक पहुंचाया जाए। जब तक सुधार नहीं होगा कोई यहाँ से नहीं हटेगा। हमारी मांग है देश के हर वंचित तक उस सुविधा का लाभ पहुंचे जो सुविधा केवल वंचितों के लिए बनाई गई थी। वहीं दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर खाली करने की अपील कर रही है। स्थिति को देखते हुए मौके पर मल्टीपल लेयर बैरिकेडिंग की गई है। सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे। उत्तर प्रदेश के संभल में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने कब्जे को ढहाने की तैयारी कर ली और टीम के साथ पहुंचकर पुलिस ने इन कब्जों को ध्वस्त भी किया। प्रशासन के मुताबिक मंजर अब्बास नाम के व्यक्ति ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर यहां धर्म कांटा चला रखा था। धर्म कांटे की तस्वीर भी देखिए, जबकि ये जमीन मंदिर की बताई जा रही है। पहले जो है करीब 1961-62 से चामुंडा दर थी। अब चामुंडा दर थी तो यहाँ पहले छोटा मंदिर बना, फिर पैसे के अभाव में जो है वो मंदिर रुक गया बीच बनने से। फिर यहाँ जो है जो पड़ोस के मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उन्होंने जो है कूड़ा करकट भैंसे बांधनी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम अवैध कब्जा हटाने के लिए महाबली के साथ पहुंच गई। हालांकि बुलडोजर चलने से पहले ही मंजर अब्बास ने अवैध निर्माण को खुद ही हथौड़े से तोड़वाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही धर्मकांटे के अंदर रखा सामान भी बाहर निकलवा कर रख दिया। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में प्रशासन का संदेश साफ है कि अवैध जो भी होगा वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन राखी की उस मिठाई का स्वाद चीनी जरूर बिगाड़ रही है, क्योंकि चीनी के दाम में लगातार इजाफा होता जा रहा है और यही वजह है कि आम आदमी की चाय से लेकर मिठाई तक इसका जो है सीधा असर पड़ता भी दिख रहा है। तो क्या चीनी सोना बनती जा रही है, क्योंकि इसके दाम इसी तरह रोजाना बढ़ते जा रहे हैं और अगर ऐसा ही रहा तो बहन अपने भाई का मुंह मीठा नहीं कराएगी, क्योंकि ये बजट को बिगाड़ने वाली है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, तो सबसे पहला कारण उत्पादन में कमी और स्टॉक घटना, क्योंकि 2025 से 26 में चीनी का उत्पादन अनुमान से कम था, लेकिन खपत बढ़ी है। त्योहारों के सीजन में चीनी की मांग तेजी से बढ़ जाती है। बेकरी और कंपनियां चीनी की डिमांड बढ़ाती है। सप्लाई कम होने पर कीमतें और बढ़ जाती है। गन्ने की फसल पर मौसम की मार अहम वजह है, तो गन्ने का बड़ा हिस्सा चीनी की बजाय इथेनॉल बनाने में हो रहा है। क्योंकि गन्ने का इस्तेमाल चीनी की बजाय इथेनॉल बनाने में हो रहा है। थोड़ी कीमतें बढ़ाने पर ही जमाखोरी शुरू हुई, जिससे बाजार में चीनी कम आई और कीमतों में इजाफा हो रहा है। हालांकि चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार ने सख्ती की है। जमाखोरी रोकने के लिए चीनी के स्टॉक पर नियंत्रण के कदम उठाए हैं। साथ ही 1 मिलियन टन चीनी आयात पर कोई शुल्क नहीं लगा रही है। त्योहार के मौसम में बिहार में चीनी के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर जहां सियासत गरमाई हुई है, इस बीच बिहार के मंत्री श्रवण कुमार के एक बयान ने इस सियासत को और हवा दे दी है। दरअसल बिहार के मंत्री श्रवण कुमार का मानना है कि चीनी खाने से डायबिटीज होती है, इसीलिए चीनी के दाम बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 65 रुपए केजी। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चीनी के दामों की बढ़ोतरी पर बिहार के मंत्री के ऐसे ज्ञान पर विपक्ष हमलावर हो गया। क्या उम्मीद करिएगा, ऐसे मंत्री संतरी से घर के महिलाओं का अनरेस्पेक्ट ही ना आप उम्मीद करते हैं। ये लोग चोर मचाए शोर की कहावत को चरितार्थ कर रहा है। ये झूठ का हवा फैलाकर, झूठ का बवंडर बनाकर
लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। अब देखना होगा कि बिहार की सियासत में चीनी कितनी कड़वाहट घुलने वाली है। 65 रुपए केजी है। और अब आपको देश भर से आई लोगों की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं जिन्होंने चीनी के बढ़ते दामों को लेकर अपनी बात रखी है। दुकानदार से लेकर आम लोगों का कहना है कि इससे किचन के साथ साथ जेब पर भी भारी असर पड़ेगा। जिसको जरूरत होगा तक माल बिक नहीं रहा है, जितना जरूरत उससे आधा आदमी ले रहे हैं। मंडी देखने आज एकदम पूरा सन्नाटा, मंडी सन्नाटा ही रह रहा है इस समय। व्यापार ऑनलाइन के चलते व्यापार भी कम हो गया है। 65 रुपया हो गया है, 64-65। तो किचन का बजट भी आपका गड़बड़ाने लगा। हाँ, क्यों नहीं, बढ़ेगा तो गड़बड़ाएगा जरूर। महंगाई की बढ़ोतरी की कोई लिमिट होनी चाहिए, कोई सीमा होनी चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए। कोई परसेंटेज नहीं है। डबल रेट भी हो सकते हैं, चौगुने रेट भी हो सकते हैं किसी भी आइटम के। क्यों बना रहे हैं एथेनॉल डाल रहे हैं पेट्रोल में? मत बनाए ना पेट्रोल में एथेनॉल, वो तो आम लोगों की जरूरत नहीं है। हर वक्त सवेरे पेट्रोल डाल के पिए चाय में, या रात को दूध में चाय पेट्रोल डाल के पिए हम एथेनॉल वाला। बजट तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, वैसे ही बहुत सारे डमाडोल हो चुके हैं बजट का महंगाई की वजह से। ऐसे सोने चांदी जैसे भाव बढ़ रहे शक्कर में, क्योंकि कल के दिन में शक्कर 700 रुपये बढ़ी है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। आज 70 हो गई करीबन। कम करना है ना भैया, हमारे जैसा को दिक्कत है ना। अब हम तो 5 किलो 2 किलो ऐसे ही ले जाते हैं। अपराधियों और कट्टरपंथियों पर नकेल कसने वाली योगी सरकार के टारगेट पर अब आतंक का नया पाकिस्तानी चेहरा शहजाद भट्टी आ गया है, जो भारत में अपने हाइब्रिड मोड वाले मॉड्यूल के जरिए लगातार आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उसके नेटवर्क की रीढ़ तोड़ दी गई। यूपी पुलिस और एटीएस एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई में एक नहीं दो नहीं बल्कि इस पाकिस्तानी गैंग की हर एक साजिश को मटियामेट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भट्टी नेटवर्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत अभी तक 52 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यही नहीं, इस नेटवर्क के खिलाफ लखनऊ, हापुड़, गाजियाबाद और बिजनौर में 12 एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 175 से ज्यादा संदिग्धों की जांच की गई। इतना ही नहीं, 12 अगस्त को विशेष ऑपरेशन चलाकर 62 संदिग्धों से गहन पूछताछ की गई है। ये सब हो रहा था सिर्फ पैसों का लालच देकर। शहजाद भट्टी द्वारा स्वयं वह अपने नेटवर्क में सक्रिय सदस्यों के माध्यम से धन एवं काम का लालच देकर रेडिकलाइज किया जा रहा है। यूपी पुलिस का दावा है कि ये नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए चलता है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भारतीय नवयुवकों को जोड़ा जा रहा है। यूपी पुलिस ने गृह मंत्रालय को शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े सभी सदस्यों को आतंकवादी घोषित करने की भी मांग की। दिल्ली के बक्करवाला इलाके में क्राइम ब्रांच और हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर्स के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों आरोपियों पर पुलिस कहर बनकर टूटी और हत्या की वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल दोनों ही टीमों को एक खुफिया जानकारी मिली थी कि हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर्स इस इलाके में पहुंचने वाले हैं और आरआरएम हॉस्पिटल के मालिक नरेंद्र शर्मा पर हमला करने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों की थार की एक लोडर से टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन करीब 8 राउंड फायरिंग के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए, जो अब बेड पर इलाज कराने को मजबूर है। पुलिस ने भाऊ गैंग के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 2 ग्लॉक पिस्टल भी बरामद की है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हथियार कहां से आए और क्या इस पूरे मामले में गैंग के दूसरे सदस्य या हैंडलर भी शामिल थे। बिहार के पटना में प्राइवेट कॉलेज की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि कॉलेज ने बी फार्मा और नर्सिंग स्टूडेंट्स को पास कराने के एवज में 12,000 रुपए लिए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पैसे देने वाले 90% छात्र फेल हो गए। इसके बाद गुस्साए छात्रों ने कॉलेज का घेराव कर जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कॉलेज पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जब 5वें सेमेस्टर का एग्जाम होना चाहिए था, उस वक्त पहले सेमेस्टर की परीक्षा हुई है। कि 12,000 रुपया हम लोग से लिया गया था, बोला गया था कि पूरा मैनेज है और हम आप लोग को पास करा देंगे, ठीक है। पैसा लिया गया, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया, जिसके कारण लोग यहाँ पर मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पैसे लेकर भी जब छात्र पास नहीं हुए तो कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब छात्रों ने एग्जाम शीट्स की दोबारा जांच, रिजल्ट की फिर से जारी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। गुजरात के वलसाड़ में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां चोरी करने पहुंचे चोरों ने ही पुलिस को फोन कर बुलाया और इसके बाद अब सवाल यह है कि आखिर क्यों ज्वेलरी शॉप के मालिक की जगह चोरों ने पुलिस को बुलाया।
क्योंकि दो चोर चोरी करने के लिए ज्वेलरी शॉप में घुस गए थे। दुकान के अंदर रखी ज्वेलरी बटोर रहे थे, लेकिन इसी दौरान आसपास मौजूद लोगों ने दुकान का शटर गिरा दिया। शटर गिरने के बाद दुकान में चोर बंद हो गए और उन्हें डर था कि बाहर मौजूद लोग उनकी पिटाई करेंगे। बस इसी बात के डर से उन्होंने खुद ही पुलिस को फोन कर बुला लिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखिए शटर खोलकर चोरों को बाहर निकाला जाता है। देखिए कैसे बाहर आते ही उनके चेहरे पर खौफ है और वहां मौजूद लोग उनकी पिटाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी उन्हें रोक देते हैं। चोरों को मास्क से चेहरा छिपाने की कोशिश करते देख ग्रामीण और भड़क जाते हैं। पुलिस ने चोरों को अरेस्ट कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले में सुर्खियां बटोर ली है, क्योंकि अक्सर चोर चोरी कर फरार हो जाते हैं और पीड़ित पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन इस मामले में चोर ने ही पुलिस बुला ली। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो अपने गैंग के साथ शादी के नाम पर लोगों को लूटने का काम कर रही थी। शादी के बाद आरोपी महिला घर से कीमती जेवरात और नकदी लेकर फरार हो जाती थी। हालांकि इस लुटेरी दुल्हन के गोरख धंधे का पुलिस ने गेम ओवर कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में ये वही लुटेरी दुल्हन है जो अपने दो साथियों के साथ मिलकर गैंग चलाती थी। पहले ये अपने गैंग के साथियों के साथ मिलकर उन युवकों को टारगेट करती थी जो शादियों के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। फिर झूठी शादी कर ये घर से रातों रात गहने और कैश लेकर फरार हो जाती थी। इतना ही नहीं, इस लुटेरी दुल्हन से पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि ये युवकों को झांसा देकर होटल में बुलाते थे, फिर हिडन कैमरे से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया करते थे। इन कैमरा के माध्यम से उनके आपत्तिजनक फोटो या वीडियो बना लिए जाते थे और उसके बाद में उन लोगों से 5-5 लाख रुपए तक की ब्लैकमेलिंग की जाती थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि ये अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ऑटो ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि हॉर्न बजाने की वजह से दबंगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी और इसी मामले को लेकर लोगों ने थाने के बाहर हल्ला बोल दिया। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने और पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा देने की मांग के साथ सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। दबाने काम ना करें, सब लोग पीछे, सब लोग बैठो। दबाने काम ना करें। यही है वो शख्स मोनू जिसकी मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस शख्स को दबंगों ने सिर्फ इस वजह से पीट दिया था क्योंकि वो आगे जाने के लिए हॉर्न बजा रहा था। इस मारपीट की वजह से बुरी तरह घायल मोनू ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को तलाश भी रही है। मोनू सिंह और दिलीप सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट करके हत्या कर दी गई है। उस उक्त सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन पुलिस के हाथ मामले में अभी तक खाली हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में टीका लगाने पर 3 पंडे आपस में भिड़ गए और इसके बाद वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। इसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है और अब इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने तीनों की क्लास भी लगाई और तीनों को हिरासत में लेकर उठक बैठक लगवा दी। ये तीनों वही लोग हैं जो श्रद्धालुओं को टीका लगाने को लेकर आपस में भिड़ गए थे, लेकिन अब हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अब लड़ाई करोगे तो क्यों लड़ाई किया था? क्यों लड़ाई किया था? लोग बोलते हैं तुम मत रहो, सभी लोग रहेगा चंदन लगाने से। तो आप लोग चंदन लगाते हो? जिन हाथों को जोड़कर ये लोग माफी मांग रहे हैं, कुछ लोग पहले उन्हीं हाथों से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। वीडियो में देखिए कैसे मंदिर के सामने ही आपस में लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस के रोकने के बाद भी आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। इसके बाद तीनों को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनकी क्लास लगा दी। देश के इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स की सुरक्षा करने वाली सीआईएसएफ ने दिल्ली की सुरक्षा के लिए एक बेहद खास काम किया है। सीआईएसएफ जवानों ने यमुना नदी के कटान को रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 लाख पौधे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाया। दिल्ली के सराय काले खां के पास यमुना नदी के तट पर सीआईएसएफ के महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में पौधारोपण का ये कार्यक्रम हुआ। सीआईएसएफ का ये अभियान सेना के इस अभियान का हिस्सा है, जिसमें देश की सुरक्षा के साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा को भी शामिल कर लिया गया है। सीआईएसएफ के डीजी प्रवीण रंजन ने पौधे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद जवानों ने यमुना के तट पर 1 लाख वेटिवर यानी खस के साथ ही कई दूसरे पौधे भी लगाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम है, एक पेड़ मां के नाम एक कार्यक्रम है। उसके तहत हम सभी सीएपीएफ ने मिलकर के फैसला लिया है कि इस साल करीब हम लोग 2 करोड़ पेड़ जो है लगाएंगे।
यहाँ पौधारोपण के लिए वेटिवर के पौधे का चयन खासतौर पर इसलिए किया गया क्योंकि ये पौधा मिट्टी कटाव रोकने, नमी बचाने, खराब भूमि सुधारने में बेहद उपयोगी माना जाता है। और संसद मार्ग थाने से एक वीडियो सामने आया है जिसमें राहुल गांधी पुलिस वालों पर गुस्सा होते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी पुलिस वालों से कह रहे हैं कि अगर पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो वो 30 दिन में ही नहीं बल्कि 6 महीने तक इसी थाने के बाहर धरने पर बैठे रहने को तैयार है। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, भैया. Very simple. You are not doing it. तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।